नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 102वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। चक्रवात बिपरजॉय पड़ा कमजोर। राजस्थान और गुजरात में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बिपरजॉय से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए गुजरात का किया दौरा। कहा, सरकार की तैयारियों के कारण नहीं हुई कोई जनहानि। गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। कई जिलों के बाढ़ की चपेट में आने से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वांग गियांग भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। भारत वियतनाम रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी का मलेशिया के आरोन चिया और वी यिक सोह की जोड़ी से होगा मुकाबला। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने कोरियाई जोड़ी को कड़े संघर्ष में दी थी शिकस्त। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक की 26 प्रतिस्पर्धाओं में 190 देशों के 7,000 विशेष एथलीट ले रहे हैं हिस्सा। भारत की तरफ से 198 एथलीट और 57 कोच भी दिखाएंगे दम। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 102वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम के हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करना है। तो अब से कुछ ही देर बाद, करीब 1 घंटे बाद मन की बात कार्यक्रम, प्रधानमंत्री का मासिक कार्यक्रम, ये शुरू होने वाला है। और अगली खबर की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा को लेकर वैश्विक शांति गठबंधन के अध्यक्ष डॉक्टर हावर्ड सैटल ने खुशी जताई है। डॉक्टर हावर्ड सैटल ने कहा कि शांति के प्रति पीएम मोदी हमेशा से ही प्रतिबद्ध रहे हैं। I would like to take this opportunity to welcome Prime Minister Modi to the United States and to thank him for this historic visit. Prime Minister Modi expressed his great wisdom that today's era is not an era for war. This commitment to peace and prosperity for all mankind is a most important message flowing from the land that gave the world the most profound Vedic knowledge. And we welcome this great representative from the land of the Ved. I had the honor of working with a great sage from India, Maharishi Mahesh Yogi, to help demonstrate the power of Maharishi's Vedic technologies of consciousness to reduce violent crime and other negative trends. From 2006 through 2014, we assembled a large group of Vedic experts in Fairfield, Iowa. The 7 peer-reviewed studies on this demonstration determined that violent crime decreased by 20% and over 260,000 lives were saved from homicides, accidents, and drug-related deaths. This remarkable result saved the U.S. economy hundreds of billions of dollars. We honor the great nation of India for bringing this knowledge to the world, and we wish Prime Minister Modi every success in creating peace and harmony for the world and prosperity for every nation. Thank you, Prime Minister Modi, and welcome to the United States.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर अमेरिका की सीनेट विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष बॉब मेनेंडेज ने खुशी जताई है। बॉब मेनेंडेज ने कहा कि ये दोनों देशों के रिश्तों में एक महत्वपूर्ण क्षण है। I would like to join the vibrant and important Indian American community in my home state in saying, welcome to Washington, D.C., Prime Minister Modi. The Prime Minister's state visit is a significant moment in the U.S.-India relationship. चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अब कमजोर हो गया है। मौसम विभाग ने आज इसके कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि आज चक्रवात के डिप्रेशन की तीव्रता बनाए रखने की बहुत संभावना है। इससे पहले दक्षिण राजस्थान और उससे सटे उत्तरी गुजरात के आसपास डिप्रेशन कमजोर हो गया। राजस्थान में चक्रवात बिपरजॉय के असर से प्रदेश के कई इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी जालौर, बाड़मेर और सिरोही, जोधपुर और नागौर जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं बीकानेर और अजमेर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री के साथ हवाई सर्वेक्षण कर गृह मंत्री ने नुकसान का आकलन किया। इतना ही नहीं, तूफान और भारी बारिश से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर चुके हैं। अमित शाह इसके बाद मांडवी स्थित सिविल अस्पताल का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में भर्ती लोगों का हालचाल जाना। बाद में भुज स्थित स्वामीनारायण मंदिर जाकर प्रभावित लोगों के लिए दी जा रही खाद्य सामग्री और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की। तूफान के दौरान आपदा प्रबंधन बल द्वारा किए गए कार्यों के लिए गृह मंत्री ने एनडीआरएफ कर्मियों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि सरकार की तैयारियों के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। बीते दिनों में हुई बारिश का असर असम पर साफ दिखाई दे रहा है। असम में बाढ़ की वजह से स्थिति और बिगड़ती जा रही है। पिछले लगभग कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई जिलों के लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिससे लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ी हैं। वहीं लखीमपुर जिले में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। दूसरी ओर उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन और पुल बह जाने के कारण पिछले 3 दिन से 3,500 पर्यटक फंसे हुए थे, जिनमें से 2,000 को सुरक्षित बचा लिया गया है। त्रिशक्ति कमान, थल सेना और सीमा सड़क संगठन के जवानों ने खराब मौसम के बीच रात भर में एक अस्थायी पुल तैयार कर पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। बाकी बचे पर्यटकों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। सड़क संपर्क बहाल करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटकों को उनकी आगे की यात्रा के लिए रास्ता साफ होने तक हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वांग गियांग आज भारत के 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। भारत वियतनाम रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 19 जून को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों देश आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री आगरा की सांस्कृतिक यात्रा भी करेंगे। भारत और वियतनाम एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। द्विपक्षीय रक्षा संबंध इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में विभिन्न प्रकार की साझेदारी हैं, जिनमें सेवाएं, सैन्य से सैन्य आदान प्रदान, उच्च स्तरीय यात्राएं, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सहयोग, जहाज यात्राएं और द्विपक्षीय अभ्यास शामिल है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी
बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ। इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। G20 देशों के कृषि समूह की अध्यक्षता के तहत भारत की मेजबानी में आयोजित हुई कृषि कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक कल हैदराबाद में संपन्न हो गई। बैठक में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच सदस्य देशों में खाद्य सुरक्षा सहयोग व कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं के संबंध में आपसी साझेदारी जैसे मुद्दों पर सहमति बनी। G20 के जरिए भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और कृषि क्षेत्र में भारत के कुशल नेतृत्व जैसे मसलों पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। कृषि से संबंधित मंत्री स्तरीय बैठक शानदार तरीके से संपन्न हो गई। 3 दिन तक चली इस बैठक के क्या मायने रहे और भविष्य में किस तरह भारत कृषि के क्षेत्र में वैश्विक लीडर बनकर सदस्य देशों को मार्गदर्शन करेगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। सर, इस बैठक के आप शिल्पकार के तौर पे देखे जा रहे हैं। सदस्य देशों में जितना उत्साह है उससे कहीं ज्यादा उनमें भारत के साथ जुड़कर कृषि क्षेत्र को बढ़ाने की उमंगें भी है। किस तरह देखते हैं 3 दिन की कार्यशाला जो ये रही बैठक? G20 वैश्विक दृष्टि से बहुत प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण राजनीतिक मंच है। इस मंच पर दुनिया के समक्ष विद्यमान अनेक चुनौतियों का समाधान कैसे हो, इस दृष्टि से G20 के देश निरंतर विषयों पर विमर्श करते रहते हैं, रोड मैप बनाते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि G20 की ये बैठकें 50 स्थानों पर देश में संपन्न हुई। कृषि क्षेत्र से संबंधित अभी तक 4 बैठकें संपन्न हुई हैं। ये मंत्री स्तर की बैठक थी। सबसे बड़ी प्रमुख बात इसमें हिंदुस्तान के लिए जो है वो ये है कि एक तो दुनिया का हर देश हिंदुस्तान को प्रशंसा की नज़रों से देख रहा था, हिंदुस्तान की तारीफ की, जिस प्रकार से हिंदुस्तान कृषि के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तकनीक का समर्थन कृषि के क्षेत्र में, कृषि का डिजिटलाइजेशन, इन सब विषयों पर सभी देश के लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। सभी लोगों ने उत्साहपूर्ण ढंग से कृषि के क्षेत्र में नवाचार हो, तकनीकी समर्थन हो, युवाओं महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़े और टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई पीढ़ी का भी इसमें आकर्षण हो और निरंतर कृषि के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनका समाधान हम खोजते रहें। जलवायु संकट के दौर में जो चुनौतियां कृषि पर प्रभाव डालने वाली हैं उनका समय रहते हम समाधान खोजें। और मुझे प्रसन्नता है कि भारत के हमारे वैज्ञानिकों की ICAR की जो तैयारी इस दिशा में है उसको भी सभी ने सराहा। कहीं न कहीं भारत के जो वैश्विक के परिदृश्य में उभरते हुए राष्ट्र के साथ साथ विश्व गुरु बनने का जो हम कृषि क्षेत्र का सपना देखते हैं वो पूरा होता नजर आ रहा है। आपको कैसे लगता है? मैं समझता हूँ कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 75 वर्षों में अगर हम बांट कर देखें तो पहले 25 वर्ष भारत के शैशव अवस्था के थे, कठिनाइयों से भरे हुए थे, और दूसरे जो 25 वर्ष थे वो भारत को खड़े होने वाले थे। और अब इन 25 वर्षों में भारत खड़ा हुआ है और पूरी ताकत के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका मानना है कि G20 से संबंधित कृषि की मंत्री स्तरीय बैठक के जरिए एक और जहां कृषि के क्षेत्र में शिक्षा, शोध और अनुसंधान के साथ व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, वहीं दूसरी ओर खाद्य सुरक्षा के साथ वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए साझा रणनीति बनाने पर भी मंथन हुआ। मेरे सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ ओपी यादव, DD न्यूज। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा के नेता और मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बता रहे हैं।
ऐसे में वाराणसी जिले के शिवपुर विधानसभा के विधायक और उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने वाराणसी के विकास और सारनाथ की महत्ता पर डीडी न्यूज से खास बातचीत की और सुभाषपा के फिर गठबंधन में शामिल होने पर भाजपा की नीतियों पर भी बात की। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने जो भी प्रतिनिधि हैं उनको यह निर्देशित किया है कि अपने लोकसभा या अपने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ऐसी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शिवपुर विधानसभा में वाराणसी जिले में है। ये मंत्री हैं अनिल राजभर जी, यहाँ के विधायक भी हैं। इन 9 वर्षों में आप लोगों को क्या लगता है कि इन 9 वर्षों में जो कार्य हुए हैं उसके आधार पे 2024 में जा सकते हैं? क्या बताएंगे जनता को? बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है और जब कभी भी जनता की अदालत लगी है, जनता ने फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनाया है। ढेर सारा आशीर्वाद, समर्थन, प्यार, सहयोग पूज्य मोदी जी को भी दिया और 17 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी और 37 वर्ष बाद 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुनरावृत्ति भी हुई। ये 9 वर्ष में क्या क्या उपलब्धि आप अगर वाराणसी की हो, आपको बताना हो, शिवपुर के जो जनता है उसको क्या क्या बताएंगे? नहीं, देखिए, काशी की अगर हम बात करें तो काशी की हमारी जो समृद्ध परंपरा है उसको अक्षुण्ण रखते हुए जो एक नए कलेवर के साथ मोदी जी ने जो काशी को प्रस्तुत किया है दुनिया के सामने, निश्चित तौर पर वो अद्भुत है। काशी के विकास को, अभी G20 की मीटिंग हुई और दुनिया यहाँ आई थी, सब लोगों ने काशी के विकास की सराहना की, सब लोगों ने मोदी जी के प्रयास की प्रशंसा की। और मोदी जी ने G20 में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उसमें जो प्रतिनिधि आए थे देश से G20 के, उनसे स्पेशली कहा कि आप गंगा आरती देखें, आप सारनाथ देखें। आप इसको कैसे जनता में बताना चाहेंगे, क्योंकि विदेशियों से उन्होंने रिक्वेस्ट की? सुभाषपा एक दल है यहाँ पर, ओम प्रकाश राजभर जी उसके नेता हैं और ऐसी चर्चा है या उम्मीद भी जताई जा रही है कि 2024 से पहले वो आपके साथ होंगे। तो चूँकि आप भी अपने पार्टी के जनाधार वाले नेता हैं, उस जाति में पैंठ रखते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, इस तरह के फैसले तो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा करता है और राष्ट्रीय नेतृत्व ने अगर कोई फैसला कर लिया उसको सिरोधार करना, उसका अक्षरशः पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है, हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है। लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसे लोग जब भारतीय जनता पार्टी में आवें तो ये सोच कर आवें। हालांकि हमें भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है, भारतीय जनता पार्टी का जो विज़न है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। नहीं फिर वही होगा, फिर बीच में भगाना पड़ेगा। तो गठबंधन में ला रहे हैं या पार्टी में ला रहे हैं? नहीं, हम क्या कह रहे हैं भाई, गठबंधन पार्टी आप अलग नहीं कर सकते, तब तो जनता के साथ बेईमानी हो जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, जो भारतीय जनता पार्टी का अभियान है, जो हमारा मिशन है, लोक संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता के बीच में जो हम संकल्प लेते हैं, तो उसको पूरा करने में तो गठबंधन के दूसरे साथियों का भी सहयोग चाहिए ना। उससे वो अलग कैसे हो सकते हैं? तो जो इसको नहीं स्वीकार करेगा तो हमें फिर बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। अगर मिशन को नहीं मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को नहीं मानेंगे, तो उन्हें फिर से बाहर जाना पड़ेगा। यह सोचकर उन्हें फिर से गठबंधन में आना है, ऐसा कहना है अनिल राजभर जी का। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर केश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रिंटिंग प्रेस से गायब हुए रुपयों को लेकर मीडिया में चल रही खबरों को निराधार बताया है। आरबीआई ने कहा कि ये रिपोर्ट सही नहीं है। आरबीआई ने कहा कि नोट गायब होने की रिपोर्ट सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रिंटिंग प्रेस से जुटाई गई जानकारी की गलत व्याख्या पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेसों से आरबीआई को आपूर्ति किए गए सभी बैंक नोटों का ठीक से लेखा जोखा रखा जाता है। प्रेस में मुद्रित और भारतीय रिजर्व बैंक को आपूर्ति किए गए बैंक नोटों के मिलान के लिए मजबूत प्रणालियां मौजूद हैं। बैंक नोटों के उत्पादन, भंडारण और वितरण की निगरानी के लिए तय प्रोटोकॉल हैं। आरबीआई ने लोगों से अपील की कि वो ऐसे मामलों में आरबीआई द्वारा समय समय पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सरकार के मिशन लाइफ अभियान को बढ़ावा देने के लिए सीआरपीएफ परिवार कल्याण संघ ने आज एक वॉकाथॉन का आयोजन किया। मिशन लाइफ दुनिया में तेजी से बदलते जलवायु परिवर्तन को रोकने का एक वैश्विक कैंपेन है। इस योजना के तहत भारत अपने नेतृत्व में दुनिया के सभी शीर्ष कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों के साथ मिलकर
वैश्विक तापमान को कम करने और जलवायु परिवर्तनों से होने वाले नुकसान को कम से कम करने को लेकर कार्य कर रहा है। दुनिया भर में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्साह का माहौल है। बांग्लादेश में योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने योगाभ्यास का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ऋषि मुनियों की दीर्घ आयु का योग है आधार, स्वस्थ तन और मन से बदले जीवन का आकार। करे योग रहे निरोग, बीपी शुगर मोटापे को योग ही घटाए, दिल की बीमारी और तनाव भी छूमंतर हो जाए। योग और ध्यान है समाधान, करे योग। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दक्षिणी ब्राजील राज्य रियो ग्रांडे डो सुल के अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार को इस क्षेत्र में एक अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बाद ब्राजील दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डो सुल में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लापता लोगों की तलाश हेलीकॉप्टर से जारी है। 8000 से अधिक लोगों की आबादी वाला कारा शहर चक्रवात से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रभावित क्षेत्रों के कई निवासियों ने अपने कस्बों में बाहरी खेल सुविधाओं में शरण ली है। अधिकारियों ने कई क्षेत्रों में भूस्खलन के जोखिम के लिए चेतावनी जारी की है। भांग को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग को लेकर ब्राजीलियाई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के दौरान उपस्थित लोगों ने मारिजुआना के उपयोग का बचाव करने वाले संकेत दिए और सड़क पर धूम्रपान किया। वर्तमान में ब्राजील कैनबिस उत्पादों की बिक्री और उत्पादन की अनुमति देता है। राष्ट्रगान जन गण मन और ओम जय जगदीश हरे के गायन की वजह से भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हुई 38 वर्षीय मैरी मिल्बिन 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेंगी। साथ ही उन्हें 23 जून को वॉशिंगटन में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। मिल्बिन ने इसे अपने लिए एक यादगार अवसर बताया। Hello to my beloved family in India, to my beloved Indian American community, and to communities across the world. The United States is in full anticipation and great excitement for the official state arrival visit of His Excellency Prime Minister Narendra Modi. Let me first say to His Excellency, Prime Minister Modi, welcome to the United States. I am so looking forward to greeting you next week and participating in the festivities in your honor. Prime Minister, we share many common bonds. We are both people of strong faith. We both value strong family. And we both believe that the greatest democratic virtue is freedom. Having worked for a United States president and now performed for 4 consecutive U.S. presidents, I have known about the U.S.-India relationship for some time. Now, this alliance is at its strongest, and that is much credit to Prime Minister Modi. I look forward to welcoming the Prime Minister to the United States next week, and I look forward to performing during the state arrival week planned. May God bless you, my beloved family in India. God bless the Indian American community and communities across the world. And most importantly, may God bless the United States of America. इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के आरोन चिया और वी यिक सोह की जोड़ी से होगा। इससे पहले कल सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के मिन ह्यू कांग और सेउंग जे सेओ की जोड़ी को 17-21, 21-19, 21-18 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत के एच.एस. प्रणॉय को हार का सामना करना पड़ा। प्रणॉय को डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने 21-15, 21-15 से हराया था। पुरुष एकल में भारत के एच.एस. प्रणॉय का सफर सेमीफाइनल में समाप्त हो गया है। प्रणॉय को अंतिम 4 में शीर्ष वरीयता प्राप्त डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन से हार का सामना करना पड़ा।
विक्टर ने प्रणॉय को सीधे गेम में 21-15, 21-15 से शिकस्त देकर फाइनल में स्थान बनाया। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक की 26 प्रतिस्पर्धाओं में 190 देशों के 7,000 विशेष एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। भारत की तरफ से स्पेशल ओलंपिक में 198 एथलीट और 57 कोच हिस्सा ले रहे हैं। इन खेलों में विश्व भर से करीब 7,000 एथलीट पदक के लिए जोर आजमाइश करते दिखाई देंगे। 1972 के ओलंपिक खेलों के बाद से जर्मनी में आयोजित होने जा रही इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह बर्लिन के ओलंपिक स्टेडियम में आयोजित किया गया। 2019 के स्पेशल ओलंपिक में भारत के 284 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इन सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।